कैप 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने स्टार्ट किया था कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसके हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके हमने एसेंशियल्स पढ़े और सबसे अहम चीज उसके रूल्स पढ़े। और रूल्स में दो रूल ज्यादा, टोटल 4 रूल्स थे ना, 2 रूल ज्यादा अहम थे, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। ठीक है, वो घर जाके आपने पढ़ा, समझ आ गया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। जी जी मेरे भाई। देखिए वेजरिंग एक होता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अनसर्टन होना, कॉन्ट्रैक्ट की एक होता है इवेंट अनसर्टन होना। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट तो अनसर्टन है, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स अनसर्टन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको अनसर्टेनिटी की वजह से वाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? जी, अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ और एग्रीमेंट है ऑन हैपनिंग का, तो क्या ये ओपन रहेगा फिर हमेशा? यस, ओपन रहेगा। हाँ, अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वाइड होना तो पहले हो सकता है, लेकिन अगर वो इवेंट हैपन नहीं होता तो उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ठीक है जी, वैलिड होने के लिए उसका हैपन होना जरूरी है। टाइम मेंशन किया है तो देखा जाएगा टाइम के अंदर अंदर, टाइम मेंशन नहीं किया तो फिर कोई लिमिट नहीं है। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। असल में वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस क्यों किया जाता है? अच्छा, ये तो आपको पता है ना, वेजरिंग के साथ मैंने वर्ड एग्रीमेंट यूज किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि ये वाइड होता है। वेजरिंग को कंटिंजेंट के साथ डिस्कस क्यों किया जाता है? इसलिए कि दोनों मिलते जुलते कॉन्ट्रैक्ट है। वेजरिंग सिर्फ उसके इलीगल होने की वजह से वेजरिंग हो जाता है। अगर वो इवेंट इलीगल ना हो तो एग्जैक्टली वही कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग की बजाय कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है कन्वर्ट। जैसे अगर आप देखें इंश्योरेंस में भी तकरीबन उसी तरह की बात है जो वेजरिंग में। ठीक है, लेकिन सिर्फ यह कि इंश्योरेंस को लॉ प्रोटेक्ट करता है, वो लीगल है, और वेजरिंग जो है वो इलीगल है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे सिलेबस में उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है कि बताइए डिफरेंस क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने वेजरिंग एग्रीमेंट पहले पढ़ा हुआ है जो हमने पढ़ा है, अगर आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ा है जो हमने पढ़ा है, तो इन दोनों का फर्क हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। वैलिडिटी, कौन सा वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट वैलिड है, और वेजरिंग वाइड एंड इलीगल है। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट में एक ही इवेंट होता है जो फ्यूचर का अनसर्ट, और उसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये सोल डिटरमिनिंग फैक्टर जो है वो इवेंट होता है सिंगल। जैसे बारिश होगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बारिश ना हो तो तुम मुझे पैसे देना, एक ही इवेंट है बारिश होना, ये सोल डिटरमिनिंग फैक्टर है। और बारिश होने या ना होने से पार्टीज की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टीज हैव नो अदर इंटरेस्ट। लेकिन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कोलैटरल, इसका मतलब यह है कि इसमें एक नहीं 2 इवेंट होंगे। अगर जहाज आया तो मैं वो आपको सामान सेल करूंगा, इसमें 2 इवेंट है, एक जहाज का आना और दूसरा सामान की सेल करना। ठीक है, तो इसमें जो इवेंट होता है वो कोलैटरल है। इसका मतलब एक इवेंट कोलैटरल होगा और दूसरा कोई मेन इवेंट भी होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट असल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और इसमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है। यानी जो जहाज आ रहा है, मैं ऐसे ही नहीं कि बिना वजह जहाज में मेरा कोई लेना देना उसके साथ, जहाज में मेरा सामान पड़ा है, बारिश के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि मैंने उसके ऊपर जुआ लगाया हुआ है। लेकिन जहाज के आने या ना आने से फर्क पड़ता है, उसमें मेरा तिजारत का सामान मौजूद है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट एक नहीं 2 है, एक कोलैटरल और एक मेन, और पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है इवेंट में। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में एक ही इवेंट है जिसके ऊपर जुआ लगाया हुआ है, और पार्टीज का रियल इंटरेस्ट कोई नहीं है, सिर्फ वो जुए की अमाउंट की हद तक वो इंटरेस्टेड है और कोई नहीं है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको चीजें डिलीवर करूंगा, वो जहाज जब आएगा आपने मुझे पैसे देने, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस नॉर्मली नहीं होते,
क्योंकि जब बारिश हो जाएगी और आप मुझे पैसे देंगे, बदले में मैं आपको कोई चीज गुड सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा, इसमें रेसिप्रोकल प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होता। कुछ केसेस में हो भी सकते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, ना ही आपने जाना है, ठीक है। कुछ केसेस में हो भी सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। मे और मे नॉट कंसिडर, तो इसमें तो लाजमी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होंगे, कंसिडरेशन लाजमी होगी। इसमें नॉर्मली नहीं होती, कभी कभी हो सकते हैं। क्लियर जी? चलिए ये चलिए एक छोटी सी एग्जांपल, टाइम है, छोटी सी एग्जांपल, समझ आ जाए तो ठीक है, ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम ना वेजिंग जो जुआ होता है वो इस नेचर का होता है कि आपके लिए थोड़ा फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कोई स्किल या सर्विस इन्वॉल्व है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई स्किल या सर्विस इन्वॉल्व हो ना तो वो फिर रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बन जाता है। जैसे फर्ज कीजिए मेरे पास है ये एक है, ये मैं भाईजान से कहता हूँ मैं, हाँ बस 100 रुपया लगा किसमें। अब इसमें डिपेंड करता है मेरी कि मैं कितना स्किलफुली इसको छुपा रहा हूं इसके ऊपर। सम टाइम इस तरह होगा, आपने देखा होगा वो ग्लास होते हैं 4-5 उल्टा के उसके नीचे कोई चीज रखी ऐसे ऐसे घुमाते हैं और फिर कहते हैं बताओ किसके, तो वो भी एक तरह से है वेजरिंग एग्रीमेंट ही, जो लेकिन उसमें किसी हद तक स्किल इन्वॉल्व है। जो ये था वैसे भाई ने ठीक बताया, आप लोग गलत बता रहे थे, मैं जानबूझ के इधर बार बार देख रहा था, हाँ क्योंकि मुझे पता था आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भाईजान लेकिन साफ निकले, इन्होंने कहा तो इसमें देखे रेसिप्रोकल, क्योंकि इसमें मेरी किसी हद तक स्किल भी इन्वॉल्व है, लेकिन है ये जो है, इसीलिए इसने लिखा है कि वेजरिंग एग्रीमेंट में मे और मे नॉट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। नॉर्मली नहीं होता इसमें, नॉर्मली बैठी होता है, आपको पता पाकिस्तान मैच जीता हारा, बारिश हुई नहीं वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया ये डिफरेंस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए छोटा डिफरेंस था, कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे। अब हम पास्ट पेपर्स के आईकैप के एग्जांपल और पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें हम उन्हीं कंसेप्ट को दोबारा भी रिवाइज कर रहे होंगे बहाने से, खास तौर पे वो जो है ना हैपनिंग और नॉन हैपनिंग वाला, और टाइम फिक्स किया कि नहीं किया उसके ऊपर मैं खास तौर पे रिवीजन करवाना चाह रहा हूं, ताकि बड़े पक्के तरीके से हमारे ज़हन में बैठ जाए। ठीक है जी, चलिए अब पास कीजिएगा जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के जो हमारे आईकैप के एग्जांपल्स है वो भी, और पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी। स्टार्ट करें जी। ये नोट्स थोड़ा बंद कर दें, अब सिर्फ आपके कंसेप्ट्स का इम्तिहान है, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया। हाँ देखने के लिए, अगर आपको नजर नहीं आ रहा प्रोजेक्टर से तो देखने के लिए आप क्वेश्चन देख लें, लेकिन अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, कमेंट ऑन द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब उसने बता दिया कि जो मैं बता रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट्स ये कंटिंजेंट है, आपने बताना एनफोर्सेबल है कि नहीं। Aslam makes a contract to sell a horse to Bakir if Chand, to whom the horse has been offered, refuses to buy it. Chand rejected the offer. ये enforceable है, ठीक? हाँ जी बिल्कुल, वो enforceable है। जब वो कंडीशन पूरी हो गई तो अब वो इसको enforce करवाया जा सकता है। करेक्ट। B, Andrew contracts to pay a sum of money to B. If B marries C, C dies before getting married. अब ये हो गया इम्पॉसिबल, कंटिंजेंट इवेंट था कंटिंजेंट, लेकिन वो चूंकि इम्पॉसिबल हो गया वो वाइड एग्रीमेंट वाइड। अब हालांकि इस केस में क्या बी ए को ये क्लेम कर सकते हैं कि जी मैं तो विलिंग थे, मेरी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं है, तो क्या रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं क्लेम कर सकते, इन्फोर्सिबिलिटी क्लेम नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस कंडीशन में था वो कंडीशन पूरी होना इम्पॉसिबल हो गया। सी, आजम प्रोमिसेस टू पे सम ऑफ मनी टू बाबर इफ ए सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। अच्छा एक मिनट है, ये अब आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा हूं। पहली ऑप्शन, अगर ये शिप विद इन 1 ईयर रिटर्न हो जाए, वापस आ जाए, इनफोर्सेबल। अगर विद इन 1 ईयर वापस ना आए, वाइड। और अगर विद इन 1 ईयर 6 महीने के बाद ही पता चले डूब गई है, 6 महीने, तो ये वाइड 6ठे महीने में कि 12वें महीने? 6ठे महीने है ही वाइड। क्लियर? अच्छा अब उसने आगे नहीं बताया हुआ कि सिचुएशन क्या है, शिप रिटर्न हुई है नहीं हुई या संक हो गई, तो हम तीनों लिख देंगे, तीनों लिखने आते कि अगर डिस्कशन करने के लिए, वैसे एग्जाम क्वेश्चन में वो क्लियरली बताता है आगे क्या, लेकिन डिस्कस करते हुए हमने तीनों ऑप्शन डिस्कस कर दी। मैक्सिमम यही पॉसिबल है ना, और तो कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आगे चले जी जी। ए वाला रिफ्यूजेस टू बाय, ये नॉन हैपनिंग है, अगर वो बाय नहीं करता, नॉन हैपनिंग है। E, Arslan agrees to pay a sum of money to Burhan if a certain ship does not return. ये not है आगे। अच्छा यहाँ पे बता रहा है the ship is sunk, enforceable है कि नहीं है? दोबारा पढ़ते हैं, नहीं यहाँ पे मिक्स ओपिनियन मिल रहे हैं, दोबारा
अरसलान एग्रीज टू पे सम ऑफ मनी टू बुरहान इफ ए सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। टाइम स्पेसिफाई नहीं है, अगर वो वापस नहीं आता। शिप इज संक, बिल्कुल। तो अब क्योंकि इसी का नॉन हैपनिंग के ऊपर था ना, और अब पता चल गया कि वो नहीं हो रहा इवेंट, वो कभी भी नहीं होगा। क्लियर होगी? तो ये इनफोर्सेबल है। क्लियर? इसमें ये इनफोर्सेबल है। अच्छा अगर यहां लिखा था सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर, फिर भी अगर विद इन 1 ईयर ये शिप, फिर हम देखते हैं शिप संक कब हुई है। अगर विद इन 1 ईयर हुई है तो भी इनफोर्सेबल, और अगर आफ्टर 1 ईयर फिर भी इनफोर्सेबल होता, बल्कि दोनों सूरतों में इनफोर्सेबल। उसने कहा अरसलान एग्रीज टू पे सम मनी टू बुरहान इफ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर। अगर मैं एडिशनल क्वेश्चन बता रहा हूं ना, अगर 1 साल के अंदर शिप वापस ना आती, पता चला शिप 6 महीने के बाद डूब गई है, इनफोर्सेबल होगा ना, क्योंकि अब शिप वापस तो नहीं आएगी। और अगर साल गुजर जाए शिप वापस ना आए, फिर भी इनफोर्सेबल है। ठीक है? और अगर शिप वापस आ जाए, अगर विद इन 1 ईयर शिप वापस आ जाए, फिर इनफोर्सेबल नहीं है। करेक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं सारी पॉसिबिलिटीज कवर करता हूं ताकि हमारे कंसेप्ट्स की रिवीजन होती रहे। F Amjad agrees to pay a sum of money to Basit if a certain ship does not return. Ship returns. उसने पैसे देने थे, अगर शिप वापस ना आते, शिप वापस आ गई, तो ये एग्रीमेंट इनफोर्सेबल। अच्छा इसमें टाइम को ऐड करते हैं। अगर वो कहता कि जी शिप 1 साल के अंदर वापस ना आई तो मैं पैसे दूंगा, शिप रिटर्न हुई 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, एग्री क्या हुआ था, 1 साल के अंदर अगर शिप वापस ना आई तो पैसे दूंगा। शिप 6 महीने के बाद वापस आ गई तो पैसे तो नहीं ना मिलने, नहीं मिल। शिप अगर 1.5 साल के बाद वापस आई फिर मिल, और फिर साल गुजरने पे ही मिल जाते हैं हमें। एफ बी क्लियर जी। आलिया promises to pay sum of money to Binish if a certain ship does not return within a year। अब उसने आगे नहीं बताया, हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं सारी सिचुएशन। अच्छा ध्यान में रखिएगा, पैसे मिलने अगर शिप रिटर्न नहीं होती विद इन, अगर शिप 6 महीने में रिटर्न हो जाती है, नॉट इनफोर्सेबल। साल तक रिटर्न नहीं होती, इनफोर्सेबल। 6 महीने बाद पता चला शिप संक, इनफोर्सेबल, फिर पैसे मिलेंगे, क्योंकि सर यही क्या है। ये असल में ना यहाँ पे नेम इंडिविजुअल का ले रहा है, आलिया अमजद। असल में ये इंश्योरेंस कंपनी वाला केस बनता है। इंश्योरेंस कंपनी वाले नॉर्मली इस तरह कहते हैं कि अगर 1 साल तक आपकी शिप वापस नहीं आई, हम आपको कंपनसेशन के तौर पे पैसे देंगे। इसका मतलब ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो शिप इधर उधर होगी। तो इसमें अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को जहन में रख के पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। एच अश्विन promises to pay sum of money to बुमराह if a certain ship does not return within a year। हाँ सर, अब इसमें आगे नहीं बताया, अगर सर्टन शिप, पैसे तब मिलेगा जब वो विदिन ये रिटर्न नहीं होती। ये सही है, नाम से चले, ठीक है, समझ आ गया आपको। आगे चलते। अदान एग्रीज टू पे ₹1000 to बोरिस इफ ही कैन रन एट 500 km/h। वाइड, बिल्कुल वाइड। ये तो सिंपल है, ये तो कंटिंजेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल एग्रीमेंट टू डू इन बस। Asma agrees to pay ₹1000 to Bashir if he marries Asma's daughter Chanda. Chanda is not alive at time of the agreement. बिल हाँ, उसने कहा इससे बेहतर है खुदकुशी कर लें, कर ली होगी। के कमाल agrees to pay a sum of money to Sarmad if Sarmad marries Shazia, Shazia marries Daud। फ्यूचर कंडक्ट, ये वर्ड है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शाजिया, हाँ, दाऊद मर जाए और बाद में सरमद और शायद, फिर भी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि विद इन डेफिनेट टाइम अब हम उसको नहीं प्रेडिक्ट कर सकते इस इवेंट को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1 नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अब नेचर बतानी है अकरम। अच्छा नेचर का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ। क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस में बहुत से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड, वाइड, वाइडेबल, फिर उसका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है, इंश्योरेंस, और भी गारंटी, एक आगे चल के हम पढ़ेंगे कुदाई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। तो नेचर का मतलब है बताना कि किस टाइप, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद
अकरम कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बासित अप टू, इंडेमनीफाई का मतलब होता है नुकसान पूरा करना, इंडेमनीफाई का मतलब क्या है, नुकसान पूरा। अकरम कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बासित अप टू ₹1 million in consideration of ₹20,000 annual premium if Basit house is burnt। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कंटिजेंट में हमें पता है कि इंश्योरेंस की एग्जांपल होती है, लेकिन यहाँ पे हम इसे कंटिजेंट मेन बताएंगे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आगे ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन के तौर पे इंश्योरेंस का जिक्र भी कर सकते हैं। बी, जावेद कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे ₹50 million टू फरहान ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग। अच्छा, यहां तक क्वेश्चन होता ना तो ये एक नॉर्मल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कह रहे प्रोवाइडेड द कंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड बाय एन आर्किटेक्ट, कंटिजेंट। अब इसमें देखिए कोलैटरल इवेंट कौन सा है भला, आर्किटेक्ट की अप्रूवल, ठीक है, और मेन इवेंट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजम एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर बाबर फॉर ₹5 million on the terms that no payment shall be made till the completion of the work। is this a contingent contract under the contract? ये हाँ, इसमें कोलैटरल इवेंट है ही नहीं। शाबाश, ये तो मेन इवेंट है। वो कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्ट करो, मैं आपको पैसे दूंगा। हाँ, वो तो जाहिर है, वो तो बेसिकली प्रेजेंट कंसीडरेशन की तरफ जा रहे हैं ना, वो कि जब आप मुझे गुड डिलीवर करेंगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो अगर हम ये एग्री करते हैं कि मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा प्रोवाइडेड आप मुझे सारी पेमेंट एडवांस में करें, ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही एग्री हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है। क्यों? तो कोलैटरल इवेंट शाबाश कोई नहीं है इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन 3 है और आई कैप की बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है। ये 5 रुपए का क्वेश्चन है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा आप नोट्स में देख सकते हैं। वजीर सेड टू सोलत, आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ ₹10 million फ्रॉम यू इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट्स एट क्लिफ्टन बीच। एग्री करें, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मेन इवेंट है बोट्स की सेल परचेज, कोलैटरल क्या है, लाइसेंस। शाबाश, ठीक है। सोलत एग्रीड एंड अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एंड डिपॉजिटेड ₹100,000 एंड प्रोसेसिंग फी। सोलत ने नेसेसरी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया, अप्लाई किया। However, before the issuance of license, the city government imposed ban on the issuance of new licenses। लेकिन सिटी गवर्नमेंट ने बैन इंपोज कर दिया, इम्पॉसिबल हो गया। सोलत वांट्स वजीर टू बाय द स्पीड बोट्स एज ही हैड मेड नेसेसरी एफर्ट्स टू अरेंज फॉर द लाइसेंस। सोलत कह रहा है भाईजान मेरा कसूर तो नहीं है, मैंने तो जो भी नेसेसरी स्टेप्स से लेना शुरू कर दिए थे, इसलिए अब आपके ऊपर लाजिम है कि आप मेरे से बोट्स खरीदें। However, वजीर refuses to buy the speed boats from सोलत, लेकिन वजीर कह रहा है कि मैं नहीं। Under the Contract Act 1870 to identify the type of contract between वजीर and सोलत, contingent contract है, ठीक है, जो कि बाद में void हो गया due to subsequent illegality। State whether वजीर is now bound to purchase the speed boat, क्योंकि जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, ठीक है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल ही तब है जब कंडीशंस पूरी हो रही हो, ठीक है। तो ये प्रोविजन सिंपल आएगी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अपॉन जो कि कोलैटरल है, कंडीशनल है अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो कि इवेंट हैपन नहीं। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या था, लाइसेंस देना। क्या वो इवेंट हैपन हुआ? अब किस वजह से हैपन नहीं हुआ इससे हमारा लेना देना नहीं है कोई। हाँ, वो बैन लग गया, ठीक है, एग्रीमेंट वैसे ही बैन पे वाइड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे। वो किस वजह से हैपन नहीं, इससे बस जो हमने शर्त लगाई थी पूरी नहीं हुई ना, एग्रीमेंट नहीं वैलिड। अब जी जी जी, फी डिपॉजिट क्या रजिस्टर हो नहीं। देखिए उसने जो भी नेसेसरी स्टेप्स लिए ना वो अपने एंड पे लिए, ठीक है। उसने वजीर ने उसे नहीं कहा था। अगर वजीर ने उसे कहा होता कि आप मेरी सेक्शंस के मुताबिक काम करो और आप तो फिर उस सूरत में शायद रिकवरी की तरफ हम जाते, लेकिन ये उसने कंडीशन बताई, कंडीशन पूरी करने के लिए उसने स्टेप्स लिए, लेकिन कंडीशन पूरी नहीं हुई, कोई बस जी। हाँ, अगर लाइसेंस इशू हो जाता फिर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल था। उसके बाद अगर वजीर ना करता, रिफ्यूज करता, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस होता। उस वक्त तो कंडीशन हैपन हो गई ना, और कंडीशन हैपन हो जाए तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है। क्लियर? आगे चलिए, ये क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लम तो नहीं कोई। Zubair agrees to construct a bungalow for Ubaid for ₹20 million on the condition that payment will only be made after Munir. An architect certifies that the bungalow has been constructed in accordance with the layout plan. Contingent contract जिसमें collateral event कौन सा है? Certification। और मेन इवेंट क्या है? वो बंगले की सेल परचेज। शाबाश। Under the provisions of contract act describe the nature and validity of the above contract. नेचर क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी वैलिड है
कब कब जब कंडीशंस फुलफिल होगी, यानी सर्टिफिकेट वो आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा उसको। क्लियर? मार्क्स ऊपर नीचे होंगे एक्सप्लेनेशन की वजह से, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। कंसेप्ट समझ आ गया ना सारा? सॉल्यूशन देख लीजिएगा, उसमें उस लिहाज से उसने एक्सप्लेनेशन दी होगी। अगर मार्क्स कम हो 1 या 2 मार्क्स तो फिर हम रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नॉर्मली नहीं लिखते। मैं अभी आपके साथ एक नेक्स्ट वीक में शेयर कर दूं, क्योंकि अब हम रीजनेबल, थोड़ा सा रीजनेबल लेवल पे आ गए, कुछ केस स्टडीज को हम एड्रेस करने के काबिल हो गए हैं। तो केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके बारे में मैं गाइडेंस आपको नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो। क्वेश्चन 5, आसिम एग्री टू कंस्ट्रक्ट, ये वही क्वेश्चन तो नहीं आ गया? एग्री कंस्ट्रक्ट ए बंगलो फॉर अली एट ए कॉस्ट ऑफ ₹50 million. However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project. Is this a contingent contract? क्योंकि कोलैटरल इवेंट कोई नहीं है, ये तो मेन इवेंट है ना, वो सिर्फ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर रहे हैं कि एडवांस में पेमेंट होगी कि बाद में होगी। कोलैटरल इवेंट कोई नहीं है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Give reason. Also list the requisite characteristics of a contingent contract. Essential 3 कौन कौन से थे? Collateral event, uncertain, dependence on future event, uncertain, collateral. शाबाश। लेकिन ठहर जाए, क्या चीज रह गई है भला? शाबाश, MCQs। आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे MCQs? ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, 40 मिनट है अभी। चलिए फिर, नहीं मंडे को नहीं करके आएंगे, अभी करेंगे। घर में नहीं करेंगे अभी, ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें एक MCQ के अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सारे इजी हैं। वहां वही करवा दो, शाबाश। बाकी छोटे भाई ने करने जी। पहला 1, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज वैलिड, मे बी वैलिड, मे बी वाइडेबल, मे बी अनएनफोर्सेबल। कौन सा? वैलिड। अच्छा, कब वैलिड होंगे? कंडीशन फुलफिल होने पे। हाँ, और वो कंडीशन हैपनिंग की भी हो सकती है, नॉन हैपनिंग। ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ सम, हाँ इस पे डिपेंड, नॉन हैपनिंग ऑफ, हाँ इस पे भी डिपेंड करती है। सी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम आंसर, हाँ इन दोनों में से ये बेहतर है। अच्छा अगला भी डी भी पढ़ लूं, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, कोलैटरल टू सर्च, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन डी को करने सेलेक्ट, शाबाश डी। थर्ड, एग्रीमेंट टू पे मनी विदाउट हैविंग एनी अदर इंटरेस्ट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम, वेजरिंग। चलिए वेजरिंग सही, करेक्ट। अच्छा इसमें एक टर्म यूज है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, कसाई नहीं, कसाई कॉन्ट्रैक्ट। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी पता क्या है, वेजरिंग भी पता क्या है, कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये सुन ले, ये सुन पूरा चल। हाँ कोई बात नहीं, अभी बेस डेवलप कर दूं, आपको पता है चलते चलते ताकि। सम टाइम ऐसा होता है कि पार्टीज आपस में अल्फाज के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट तय कर लेती है, टर्म। हाँ भाई गाड़ी कितने में बेचोगे, इतने की, निगोशिएशन हो रही है। जुबानी कलामी या रिटर्न वो अलग बात है। जब क्लियरली पार्टीज आपस में अल्फाज के जरिए, कैसे अल्फाज के जरिए से एग्रीमेंट कर रही हो, इसे कहते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये टर्म सुनी हुई है ना? चाहे वर्ड रिटर्न हो फिर भी एक्सप्रेस, फिर भी एक्सप्रेस। अच्छा आगे चलते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि अल्फाज के जरिए से नहीं, कंडक्ट के जरिए से या इशारा, शाबाश इंप्लाइड। जैसे इसकी एग्जांपल क्या थी? शीशा साफ करने वाला आया, शू शाइनर आया, कुली ने आके शाबाश, बिल्कुल ठीक है, यह है इंप्लाइड। इंप्लाइड में भी कम से कम पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, चाहे अल्फाज एक्सचेंज, वर्ड एक्सचेंज ना करें, हाँ बिहेवियर। इससे भी आगे चलें। सम टाइम ऐसा होता है कि पार्टीज ने एक दूसरे को आमने सामने भी नहीं होती, एक दूसरे को देखा भी नहीं होता, बल्कि पता फेसबुक पे भी। फेसबुक पे कौन से कॉन्टेक्ट करते रहते हैं? चले छोड़े। तो जो बोले थे, हाँ तो सम टाइम ऐसा होता है कि वो पार्टीज भी सामने नहीं है
और दोनों लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये कैसे? हाँ, ये कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, कज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, कज़ाई। फॉर एग्जाम्पल सुन लें, फर्ज कीजिए कि हाँ एग्जाम्पल जो इमोशंस के साथ कनेक्ट हो जाए, दिल। आप गए शादी में शिरकत करने के लिए, वहां पे आपको किसी की रिंग गिरी मिली, डायमंड रिंग। पहली ऑप्शन, हाँ, उसको उठाया और कहा ये मुझे तो अल्लाह ताला की जमीन से मिली है, ये तो मेरी हो गई। क्या ये मेरी हो गई? अल्लाह कहता है नहीं, आपके नहीं। अच्छा, जैसे ही ये गिरी हुई ना अंगूठी, जैसे ही हमने उसको उठाया तो हमने अंगूठी के मालिक को नहीं कभी देखा, उसने हमें नहीं कभी देखा, लेकिन हम दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया। ला कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या अब हमारी जिम्मेदारी है हम इस अंगूठी के मालिक को ढूंढे, उसके उंगली अगर साथ वाले दोस्त ही में फिर आपको एग्रीमेंट से मुकरने नहीं देगा। चलिए, लॉ कहता है कि जैसे ही आपने उंगली अंगूठी को उठाया हमारे दरमियान में, और यानी हमको ना फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड और ट्रू ऑनर ऑफ द गुड के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसमें कुछ हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमने ट्रू ऑनर, नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं ट्रू ऑनर को ढूंढने के लिए, और जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिलता इस चीज को संभाल के रखना है। और ट्रू ऑनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम उसको वो चीज वापस करें तो उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस जो हमारे खर्च हुए हैं वो हमें वापस करें। ये अब देखिए, हालांकि दोनों पार्टीज ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान में ये है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल। कोज़ाई एक और एग्जांपल ना शेयर कर दो। अच्छा, फर्ज कीजिए कि कराची में आपका दोस्त है, उसने आपको कोई तोहफे में कराची की मशहूर सौगात मिठाई भेजी है फॉर एग्जांपल। अब वो जो कोरियर वाला है उसने गलती से आपकी बजाय वो साथ वाले घर में या नेक्स्ट स्ट्रीट में किसी को डिलीवर कर दिया। अब आपकी गलती से चीजें किसी और को डिलीवर हो चुकी हैं। अब ना तो वो जिसको चीजें डिलीवर हुई हैं उसको आप जानते हैं और ना वो आपको जानता है, लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट क्या कि उसने वो चीजें वापस करनी है। ये है कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। तो कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल समझ आ गई, बहरहाल डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली समझ लीजिए, सबसे ऊपर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नीचे इंप्लाइड, ये इंप्लाइड से भी आगे की बात है। कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट इसमें पार्टीज आपस में सम टाइम आपस में सामने सामने जानती भी नहीं होती इसको, लेकिन फिर भी उनके दरमियान में। अब ये फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में होगी। हाँ, पूरा चैप्टर है जी जी जी। तो वापस चलते हैं आप नेक्स्ट फोर्थ पे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सच्ची वाली स्टेटमेंट, सही वाली स्टेटमेंट। All contingent contracts are not wagering in nature. Yes, बिल्कुल ठीक है। तो ये, लेकिन बाकी भी देख ले क्या गलती है उनमें। Contingent contracts and wagering agreements are one and same. अभी तो हमने बड़ा फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? Contingent valid, wagering void. Contingent में दो इवेंट जिनमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है, void में सोलो और उसमें कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, किसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं? कंटिंजेंट में। और किसमें नॉर्मली नहीं होते? शाबाश। फिर सी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं, कंडीशनल है, कंडीशनल। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, यस कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट ऑप्शन ए जी। 6, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एन इवेंट व्हिच इज अनसर्टन। हाँ, सर्टन टू हैपन? नहीं। पार्टली सर्टन, पार्टली अनसर्टन? नहीं। ए ऑप्शन करेक्ट। 6। 7, contract of insurance is a contingent contract, B option correct. 8, Mr. X agrees to pay a certain sum to Mr. Y if Mr. Y brings on earth a star from the sky. Void agreement to do impossible thing. 9, Mr. A contracts to pay Mr. B sum of rupees 20,000 if his house gets on fire. It is
इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस को है तो हम वो सिलेक्ट करते हैं, वो ऑप्शन नहीं तो कंटिंजेंट बेहतर ऑप्शन है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। और 10 लास्ट, यही मैं आपसे कह रहा था कि जो काम का क्वेश्चन है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय पार्टीज, नॉन हैपनिंग टाइम फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल कब होगा? जब टाइम एक्सपायर हो जाए और इवेंट अकर ना हो, या टाइम एक्सपायरी से पहले पहले इम्पॉसिबल हो जाए। शाबाश। ओनली इफ द इवेंट हैपेंस विद इन टाइम फिक्स्ड। नहीं भाई, ये तो नॉन हैपनिंग की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे लफ्ज नॉन को काट देना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रखें फिर, लेकिन नॉन हैपनिंग के ऊपर है, ये ऑप्शन गलत है। बी, ओनली इफ टाइम एक्सपायर्स आर इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। शाबाश। और ओनली इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल नहीं, अगर इम्पॉसिबल हो जाए तब तो हो जाएगा, लेकिन टाइम एक्सपायर हो जाए और वो ना कर हुआ हो फिर भी हो जाए। डी, ओनली इफ इवेंट हैपेंस, नहीं वो है ही नॉन हैपनिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी, बिल्कुल। अच्छा, अभी छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी अभी टाइम है हमारे पास, टाइम को जाया नहीं करना हमने, इसी बहाने हम कुछ थोड़ी सी रिवीजन कर लें कल वाले कंसेप्ट से। जी नहीं, इसकी रिवीजन नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया होगा। कोई स्टूडेंट जो कि एक्सप्लेन करे, एक्सप्लेन ही करना है। 4 क्वेश्चन पूछूंगा। पहला, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंडेंट है हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर और टाइम फिक्स किया गया है। जी, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? जब विद इन स्पेसिफाइड टाइम हैपन हो। अच्छा एक मिनट है, अगर वो विद इन टाइम स्पेसिफाइड होता है तो इन्फोर्सेबल है कि नहीं? और विद इन टाइम वो नहीं होता कर, और अगर बिफोर टाइम इम्पॉसिबल हो जाए तो वाइड। शाबाश शाबाश। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बताएगा कौन? पहले ये बताएं, अगला क्वेश्चन। नहीं आप हो गए एक, इसके बाद आप 2 और 3। अगर इन्होंने गलत बताया तो फिर आपकी बारी, वरना दोबारा वोटिंग। कॉन्ट्रैक्ट है कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होगा? हैपनिंग के ऊपर है और टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। जब कंडीशन फुल, यानी वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम वो इवेंट हैपन हो जाएगा। हाँ, टाइम तो स्पेसिफाई हुआ है। दूसरा, हाँ, दूसरा नंबर इनका। जी बताइए, जी बताइए। तो जब वो हैपन होगा, टाइम स्पेसिफाई नहीं है, जब वो हैपन होगा तब इन्फोर्सेबल होगा। और अच्छा, और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए तब वाइड हो जाएगा। शाबाश शाबाश। तीसरा क्वेश्चन कौन बताएगा? 1 2, बाकी अब मुझे भूल गया। पहले भाई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है नॉन हैपनिंग के ऊपर, टाइम मेंशन्ड है, रूल बताइए। अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा अगर वो विद इन टाइम हैपन नहीं होता। अगर वो विद इन टाइम हैपन हो जाता है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। और अगर वो विद इन टाइम इम्पॉसिबल हो जाए, नहीं एक मिनट है, तब वो इन्फोर्सेबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल होने का मतलब वो नॉन हैपन होगा, इन्फोर्सेबल है। शाबाश शाबाश भाई को दे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कौन बताएगा? जी नहीं, घर में याद आ गया, छोटे होते ना बहन भाई लड़ते होते थे अम्मी के साथ। अच्छा चल, जी भाई पहले उन्होंने एग्रीमेंट कंटिंजेंट है अपॉन नॉन हैपनिंग, टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, रूल बताइए।
कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है अपॉन नॉन हैपनिंग, टाइम स्पेसिफाई नहीं है। रूल बताइए कब इन्फोर्सेबल होगा? जब तक इन्फोर्सेबल होगा जी। जब तक क्वेश्चन, अच्छा आप सुन ले, नहीं सुन लेगा, क्वेश्चन सुन ले। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है नॉन हैपनिंग के ऊपर, अगर इन्होंने ना आंसर दिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है नॉन हैपनिंग के ऊपर और टाइम स्पेसिफाई नहीं है, इन्फोर्सेबल कब होगा? इम्पॉसिबल तब होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो वो इम्पॉसिबल हो जाए या वो नॉन स्पेसिफाइड टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा तो हाँ नहीं बता ठीक दिया, बता ठीक है। अच्छा एक मिनट एक और सवाल हो जाए तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अब सारे इतनी दफा पूछने हैं सारे जी। इसमें टाइम का जिक्र तो नहीं आएगा ना? हाँ बट ठीक है, शाबाश, टाइम का जिक्र नहीं है, ठीक है, शाबाश। देखिए क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है नॉन हैपनिंग के ऊपर, टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे उसने कहा कि जी शिप रिटर्न नहीं होगी, शिप रिटर्न टाइम स्पेसिफाई नहीं है, तो इसका मतलब है अब जब वो इम्पॉसिबल होगा तब भी कंफर्म होगा ना कि शिप, वरना तो 10 साल भी गुजर जाएं तो वो भी कह सकता है कि यार हो सकता है अभी भी शिप आ जाए, अभी भी शिप आ सकती है, इसलिए वो जब इम्पॉसिबल होगा तब इन्फोर्सेबल होगा। चलिए ठीक है, अब इसके अलावा हाँ कंसेप्ट तो हो गए। अच्छा मेरी तसल्ली के लिए मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको फर्क पता चल गया हैपनिंग और नॉन हैपनिंग का? टाइम फिक्स है तो क्या रूल होगा, टाइम फिक्स है तो क्या रूल होगा? चलें अब चैप्टर वैसे मेरा जल्दी खत्म हो गया। नहीं कोई क्वेश्चन, पिछले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ ले। नहीं आपने हाथ ही नहीं उठाया। नहीं सर हमें भी 100 रुपए दें। आपने हाथ नहीं उठाया, आपने जवाब देना तो हाथ उठाया करें ना, मैं कितने दफे नहीं बेइज्जती का नहीं उस्ताद शागिर्द में इज्जत बेइज्जती नहीं होती, नहीं और मैं नहीं हरगिज़ मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं वैसे मजाक में बात किया, मुझे नजर नहीं आया, मैं माजरत खा हूँ, मुझे नजर नहीं आया। नहीं वो क्वेश्चन पूछ रहे ऐसा ना करें, आप क्वेश्चन नहीं पूछते फिर हाँ वो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसी वजह से कहा गया वो मेरा ख्याल है। हाँ कोई क्वेश्चन पूछे ना, कोई डिस्कशन, हाँ ये रिपीट कर दें। रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल वाला उन्होंने कहा, ये वैलिडिटी वाला पॉइंट समझ आ गया? वेजरिंग एग्रीमेंट में और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? कंटिंजेंट वैलिड है, वेजरिंग वाला वॉइड है और इलीगल भी है। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, अच्छा इसमें भी अनसर्टन इवेंट है, इसमें भी अच्छा फर्क ये नहीं है कि एक में हम कह रहे हैं सर्टन है दूसरे में अनसर्टन, नहीं है दोनों में अनसर्टन, इसमें लेकिन वो इवेंट कोलैटरल है, इसमें वो इवेंट मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, इसमें हाँ जी इसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर है और पार्टीज का इसमें इंटरेस्ट भी कोई नहीं है, इसमें कोलैटरल है, यानी असल जो इवेंट है ना जो सेल परचेज होनी है वो कोई और इवेंट है, ये जिसके साथ कंडीशन लिंक सर्टिफाई करेगा फिर अप्रूवल होगी फिर, ये कोलैटरल है, ये कोलैटरल है, ठीक है, और पार्टीज का रियल इंटरेस्ट होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। पहले मुझे बताया रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या, ये आपको पता है? हाँ रेसिप्रोकल का मतलब होता है टू वे में, तो जिसे हम बाइलैटरल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस यानी अगर मैं इनके हमारा एग्रीमेंट होता है कि ये मुझे गाड़ी बेचेंगे और मैं इनको 20 लाख रुपए अदा करूंगा, तो ये दो प्रॉमिस हो गए, एक इन्होंने प्रॉमिस मुझसे किया कि गाड़ी बेचेंगे, एक मैंने प्रॉमिस इनके साथ किया कि मैं इन्हें पैसे दूंगा, ये दो प्रॉमिस हो गए। ये रेसिप्रोकल यही होता है ना, रेसिप्रोकल एक हमने डिस्कस भी किया था। रेसिप्रोकल का मतलब इन टू प्रॉमिस इन रिटर्न, हाँ कंसिडरेशन होना एक दूसरे की, रेसिप्रोकल। और मुझे याद है जब मैंने बताया था एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, उसमें यह बताया था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में एक सिंगल प्रॉमिस होता है और बाकी के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं दो प्रॉमिस, और वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस इसी को कहते हैं। रेसिप्रोकल मीन डबल प्रॉमिसेस, पार्टी ए बी से करेगी एक और दूसरा बी ए से करेगी, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस होंगे क्योंकि एक पार्टी किसी को चीजें बेच रही है और दूसरी पार्टी उसको खरीद रही है कैश इसमें। लेकिन बताएं जो जुआ होता है, एक बंदा जब जुआ जीतता है
तो दूसरा बंदा उसको बदले में कोई चीज गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है? नहीं कर रहा था ना। इसका मतलब कंटिंजेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, क्योंकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बदले में गुड सर्विस मिल रही होती है। लेकिन वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बदले में कोई गुड या सर्विस नहीं मिल रही होती। हाँ, लेकिन मैंने आपको यह बताया कि इसमें यह लिखे ना कि नॉर्मली इसमें नहीं, कभी कभार होता भी है रेसिप्रोकल, ठीक है, लेकिन हम उस तरफ नहीं सोचेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, बात कुछ वेजरिंग एग्रीमेंट इस तरह के होते हैं कि उसमें स्किल भी इन्वॉल्व होती है किसी की, तो वो फिर किस थोड़ा सा रेसिप्रोकल के कंटेक्स्ट में आ जाता है। लेकिन आपने कंसर्न क्या रखना है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट में नॉर्मली नहीं। नहीं, वो सिर्फ पैसों का, यानी बदले में कंसीडरेशन की होती ना होती, कंसीडरेशन देखी होती है। क्लियर हो गया जी? चलिए, नहीं मेरा ख्याल काफी है। हाँ, जो कुछ आप शुरू कर देते ना उससे बेहतर है लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। हाँ जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।